चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 10 है। चैप्टर के नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। परिचय देखें, इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया और जाना कि पिछले वर्षों में इनके प्रावधान ने कैसे काम किया, और हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की और उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया। इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है और इससे यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा क्यों जरूरी है। और इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरा, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि हमने जो संविधान अपनाए हैं वह कैसा है और इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं। क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जरूर जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो यह नीति बोध स्वयं में क्या है। हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है, इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या है, और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जानेंगे जैसे संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है और इस संविधान की आलोचनाएं क्या है और इस संविधान की सीमाएं क्या है। देखते हैं संविधान के दर्शन के क्या आशय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानून से बनता है और कानून एक बात है कि मूल्य और नैतिक बिल्कुल ही अलग है और इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाना जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से में गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव के मनाही कर सकता है और इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं और इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या आशय है और इसमें तीन बातें शामिल है। पहला है कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बनता है और इस अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। दूसरा है, इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और प्रशासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती हो। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए और इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह होगी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना जरूरी है ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकेंगे कि ये आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है तथा आगे उनमें कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियादी मानते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है और इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। इस संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह के दिशा निर्देश करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क थे और भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट न हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों न हो। यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे और संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्वों को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीति दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था
व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जा सके। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है और इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रखकर नहीं दिया जा सकता, और बल्कि इस आधार पर बार बार अदालत में जेरा होती है कि ये हमारे राजनैतिक जीवन के अभिन्न अंग है। और इस पर विविध राजनीतिक हलकों जैसे विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालय में विचार विमर्श होते हैं, बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वभावों के स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात का परीक्षा की जरूरी पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की अलग व्याख्या अलग अलग ढंग से करती है। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होती है। यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए और इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। सन 1947 में जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है और इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों को नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा सर्वदा के लिए दूर रहे। दूसरा है उपयुक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने का बात ध्यान में रखते हुए जर्मनी सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य अनुसाजो सामान्य कभी भी नहीं रखे जाएंगे। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं के सोच पर छाई हुई थी। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक बदलाव का साधन देखते हैं। पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा और इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। आधुनिक राज्य अति ही हद तक ताकतवर है और बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है और यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा। भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था परंतु ये बड़ी आसानी से हमारी ही विरुद्ध काम कर सकती है और राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियम की इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है कि और राज्य को निरंकुश बनाने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है और इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दशा में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है बल्कि यह स्वयं में राह पर चल रहा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहचानने की तैयारी कर रहा है और भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक उच्च नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है और
इस नज़रिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की क्षमता है। और इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरा के तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका शक्तिकरण भी करती है। संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है। उसके बाद संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें, इसके बारे में देखें तो पीछे क्यों मोड़े और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें। कानून और राजनीतिक विचार के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखने की कानूनी और राजनीतिक विचार का आधार कहाँ छुपा है। किंतु राजनीतिक विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माता के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों से सही गलत का फैसला दे सकता है। अमेरिका का उदाहरण ले तो वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया और उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल के हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी वह हम लोग आज जिन परिस्थितियों में रहते हैं उनमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। के मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग उस संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए और हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान के इतिहास है। और हो सकता है कि हमारे कानून और राजनीति के व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया है और हमारे बहुत से कानून और राजनीति के व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियादी के रूप में स्वीकार की गई हो, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता। और लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव की चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन व्यवहारों बर्ताव के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। और संभव है कि इस क्रम में हमें और पीछे यानी औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करना पड़े और इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उससे टटोलना हमारे लिए जरूरी है। देखें हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है और हमारा संविधान किसी एक शीर्ष में अटने से इनकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हाकिम, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के प्रतिबद्ध संविधान है। संक्षेप में यह संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। और इन सब के साथ एक बुनियादी चीज है और है संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में देखें। संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात तो यह है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई। और यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआती समय से ही राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छाट का विरोध किया और अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरत की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे और इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठते रहे। आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान की अभिन्न अंग है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें संविधान स्वतंत्रता प्रदान की गई है और आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था।
और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के स्वतंत्रता मसलन अंतरात्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियादी पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। और यहाँ इस बात को भी हम याद करेंगे कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रही थी। और इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय देखें, जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं है कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। और भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायने में अलग है। पहली बात तो यह है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इस वर्ग के साथ सदियों से हो रहे अन्याय इसे मुक्ति के लिए अथवा इसके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं है। और इस वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। संविधान के विशेष प्रावधानों का कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों का आरक्षण देना संभव हो सका। उसके बाद देखें विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान देखें। विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान देखें तो संविधान का उदारवाद समुदाय के जीवन मूल्यों का पक्षधर है। अब भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्तों को बढ़ाता है। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता होना चाहिए और समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर उच्च नीच का रिश्ता होता है, जैसे कि हम जाति के मामले में देखते हैं। और दूसरे जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, जैसे कि हम धार्मिक समुदाय के मामले में देखते हैं कि संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि उच्च नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदगी स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए और समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदाय को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है, लेकिन ऐसा करना न तो अपने देश में कारगर होता है और न ही वांछनीय। इसका कारण यह नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों के से कहीं ज्यादा जुड़े हैं और हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज तथा भाषा होती है और समुदायों का सदस्य इसमें भागीदारी होता है। अब उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। और हम लोग समुदाय के जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं और कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए सामुदायिक आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। और ऐसे ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता देखे भारतीय संविधान में माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। और कहने का अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा
सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। इसका अर्थ यानी क्या, इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। हाँ, यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया। और इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे। पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, और ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल न दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने में के इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे यह तक बताने लगते हैं कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए और कैसे पूजा याचना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इतनी स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो, वह क्या सहायता देगी? इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्थाएं धार्मिक संगठनों को न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। संक्षेप में राज्य को चाहिए कि वह न तो धर्म की मदद करे और न ही उससे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सामान्यजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। और ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिक को अधिकार प्रदान करते हुए धर्म को आधार न बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था, और इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे सदस्यों से ज्यादा तरजीह देता, और इस संभावित असमानताओं से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। और भारत में स्थिति अलग थी, और इस स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए, और इसके दो अलग अलग कारण थे। धार्मिक समूहों का अधिकार। तो पहली बात, जैसे कि धार्मिक समूहों के अधिकार के बारे में देखें। जैसे कि बताया जा चुका है कि संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी को। और इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो और एक का दूसरे पर प्रभुत्व न हो तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आजादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करती है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता का है। दूसरा, राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार में देखें तो दूसरी बात, धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति की उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। और इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खत्मे की उम्मीद नहीं थी। राज्य और धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा, और ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होती। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों को मदद भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है। इस तरह राज्य धार्मिक समुदाय को मदद भी
कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारत में धर्म और राज्यों के अलगाव का अर्थ परस्परिक निषेध नहीं, बल्कि राज्य के धर्म से सिद्धांतगत दूरी है और यह एक जटिल विचार है। इससे राज्य के सभी धर्मों में दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बच सके। यह इस बात पर भी निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। और हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा और इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियों भी कहा जाता है। पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तियों को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहाँ सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं देता अथवा स्वतंत्रता का भाव रखते हैं। दूसरी, हमारे संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच आए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया और जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है और होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। और क्या कोई इस बात को भुला सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद प्रारंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। और तीसरी, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए हैं। और इसी से पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुल संस्कृतिवाद के नाम से जानी जाती है। उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में देखें तो सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में देखें 2 अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी उच्च नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ अस्थायी रूप से जम चुकी थी, कारगर तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी देर से दिया गया। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात तबके में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। सार्वभौमिक मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था और इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामले में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष, लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा उन्हें। और इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया जाएगा जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ है और जिससे किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है अथवा जिसके पिता इस भू सीमा में जन्मे हो या बस से गए हों। इस तरह शुरुआती दौर में भी सार्वभौमिक मताधिकार का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवैधानिक साधन माना गया और जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। संविधान के वाद विवाद में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि सभा में आम आदमी और लोकतंत्र नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए तथा इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी।
संघवाद देखें संविधान में पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेद 171 को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई और संविधान का झुकाव केंद्रीय सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहे अथवा इससे इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 371 के ए के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असामान्य बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। हालांकि संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई कि परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है और हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और उन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने संस्कृति पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिससे परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविधि अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। उसके बाद राष्ट्रीय पहचान देखें। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान का पर निरंतर जोर दिया गया और इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करेंगे। ऊपर की चर्चा से हम यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचाने से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है और इससे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया और संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल की बात तो नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदाय में भेद पैदा होता है अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है। उसके बाद प्रक्रियागत उपलब्धि के बारे में देखें। ऊपर बताए गए 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जाता है। इससे के अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं। पहला देखें, अव्वल तो यह है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है और हम इस बात को भी जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी, लेकिन इस सभा की बहसों से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया या यथासंभव सबको शामिल करने का है और यह खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुलना पर तौल कर परखने के लिए तैयार है और इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते हैं। ये है संविधान के बाद विवाद में सरदार पटेल ने कहा था कि लेकिन आगे चलकर यह भूलना सबके हित में होगा कि इस देश के में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसे कोई चीज़ है और भारत में सिर्फ एक समुदाय है। दूसरा देखिए इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है और सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए और हर समझौता बुरी नहीं होती। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज़ों का सौदा कर लिया जाए तो यह समझौता बुरा है, लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। और इससे हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए परंतु वो है नहीं और फिर भी हम चीज़ को
और फिर भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए और यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। आलोचना देखिए संविधान की आलोचना। तो भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं और इनमें से तीन पर यहाँ संक्षेप में चर्चा की गई है। पहला है कि यह संविधान अस्त व्यस्त है। दूसरा है कि इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। तीसरा है कि यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है और इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। यह कसे हुए रूप में है और सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है और इससे संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेज को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यक्ति तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज इनसे बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक साथ एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? अब उस वक्त सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अग्रणी तबके के थे। और क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकती? यहाँ जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के दो हिस्सों में फर्क करें और इससे एक को हम चाहते तो आवाज कह सकते हैं और दूसरे को राय। नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज से होनी चाहिए, न कि उसके मालिकों की जुबान और आवाज से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौमिक मताधिकार से। बहरहाल अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई है, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पूट जरूरी है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। क्या यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अंबेडकर की प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है और यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाएं की अभिव्यक्ति हुई है। और एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विशेष दस्तावेज है। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी। इस दृष्टि में भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की संस्कृति और मूल्यपरक गतिमति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के संस्कृति तथा मूल्यपरक गतिमति के अनुकूल नहीं है। उसके बाद देखिए यह आरोप कितना सच है। यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और असंत पश्चिमी है, लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। और पहली बात तो यह है कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया है बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। इस लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरुद्ध का एक तरीका था और राम मोहन राय ने इस प्रवृत्ति की शुरुआत की थी और आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है।
वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में ही यह बात जाहिर हो गई थी और उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। और दूसरा, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता के से कुछ लेने और कुछ जोड़ने की संरचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी और ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और न ही देश परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देसी संस्कृति व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा। और इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था और यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल के। उसके बाद संविधान के बाद विवाद में के हनुमंथैया ने कहा था कि हम बीड़ा या सितार का संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन यह तो अंग्रेजी बैंड बजा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे और यह ठीक वैसे ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक न था। और देखें उसके बाद सीमाएं देखें तो इस बात का यह मतलब नहीं है कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएंगे और ऐसी बातें बच जाएंगी जिनके पूर्वावलोकन की जरूरत हो। और इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के बदलाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएं हैं। और अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है और दूसरे इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़ी मुद्दे पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। और तीसरा, यह बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। और संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क यह है कि संविधान की ये सीमाएं कितनी गंभीर नहीं है कि ये संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर दे। और उसके बाद निष्कर्ष देखें। इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती हैं और कानूनी प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्थाएं समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। और इस पुस्तक में हमने जिस संस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके मूल्य में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि और इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है और यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान दिया और इस तरह संविधान में यह दृष्टि रूपायती हुई। और बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है। क्या आपने ध्यानपूर्वक संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है? इससे बहुत से उद्देश्यों का जिक्र तो है ही, साथ ही एक विनम्र दावेदारी है और इस संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया। इसकी संरचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोग के द्वारा हुआ है और इस तरह जनता स्वयं अपने नियति की निरंतरता है और लोकतंत्र का साधन है जिसके सहारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। आज प्रस्तावना के इस घोषणा को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब ये लिखा गया और हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं। हमने देखा कि अदालतों और सरकारों के बीच अनेक
अनेक व्याख्याओं पर असहमति है। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मत भिन्न है और राजनीतिक दल संविधान की विविध व्याख्याओं के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं। अगले साल आप पढ़ेंगे कि हमारी राजनीति में बहुत ही समस्याएं और कमियां हैं। फिर भी अगर आप किसी राजनेता अथवा आम नागरिक से पूछे तो पाएंगे कि हर कोई संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है और हम सब साथ रहना चाहते हैं और समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता की भावना के आधार पर समृद्ध करना चाहते हैं। और भारत और संविधान के दृष्टि अथवा दर्शन में यह साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्वपूर्ण परिणाम है। सन 1950 में इस संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।